Namaskar everyone, welcome to my class. My name is Pooja Dwivedi and today we are going to talk about Israel and Iran's relationship. इसराइल और ईरान का रिलेशनशिप क्या हमेशा से इतना ख़राब था? जिस सिचुएशन पे आज ये दो कंट्रीज़ एक दूसरे से बैटल कर रही हैं, एक वॉर लाइक सिचुएशन वेस्ट एशिया में या मिडिल ईस्ट में जो खड़ी हो रही हैं दोनों कंट्रीज़ की वजह से, क्या ये हमेशा से ही ऐसा था? द सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ नो. क्या आप बिलीव करेंगे एक समय ऐसा था जब ईरान इज़राइल के एक पर्टिकुलर थ्योरी में, एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था ताकि उसे अपने आसपास की कंट्रीज से जितने भी ख़तरे हैं वो ना हो. सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे. कॉन्टेक्स्ट ये है कि ईरान ने इज़राइल पे अटैक किया है अंडर द नेम ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस. ये नेम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना. ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस. ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस की कहानी एक्चुअली शुरू हुई है 1 अप्रैल को. 1 अप्रैल को इज़राइल ने दमिश्क या दमास्कस जो कि सीरिया में है उसमें ईरान का दूतावास या फिर ईरान की एम्बेसी हुआ करती है. और ईरान की एम्बेसी, ईरान अपनी एम्बेसी को खुद की ही टेरिटरी कंसिडर करता है. सीरिया के दमास्कस में इज़राइल ने ईरान की एम्बेसी पे अटैक किया जिसमें 2 कमांडर और 13 लोगों की मौत हो गई. अब ईरान इस चीज़ से बौखला गया. ईरान ने कहा इसका बदला वो लेके रहेंगे, जिसकी वजह से ये पूरा सिचुएशन जो आज हमारे सामने खड़ा है कि ईरान ने मोर देन 100 ड्रोन्स एंड इंक्लूडिंग मिसाइल्स, ये सारी चीज़ें ईरान को निस्तनाबूद करने के लिए भेजी हैं. क्या इससे किसी की मृत्यु हुई? नहीं, अभी तक नोबडी, नो कैजुअलिटीज़ वर रिपोर्टेड. नो कैजुअलिटीज़ वर रिपोर्टेड. सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री फैसिलिटी एक जो है, मिलिट्री फैसिलिटी किसकी? इज़राइल की, वो डिमोलिश हुई है. मिलिट्री फैसिलिटीज़ वर डिमोलिश्ड. और इज़राइल की हेल्प किसने की? इतने सारे जो ड्रोन्स, इतने सारे मिलिट्री एयर स्ट्राइक्स हो रहे थे, इसको इज़राइल के आयरन डिफेंस सिस्टम या फिर आयरन डोम सिस्टम ने ये एक सिस्टम है जिसकी वजह से मिसाइल इंटरसेप्ट होती हैं और वो हवा में ही निस्तनाबूद इज़राइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम कर देता है. और अमेरिका ने भी हैज़ हेल्प्ड डिफेंडिंग इज़राइल. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है. पर अभी एक रिपोर्ट आई है, अब ये डर बन रहा है कि कहीं इज़राइल भी एक काउंटर अटैक ना कर दे ईरान के ऊपर. अगर इज़राइल ने काउंटर अटैक किया ईरान के ऊपर, नाउ ये वॉर एक ह्यूज लेवल पे जा सकती है. ह्यूजर लेवल यानी कि पूरा मिडिल ईस्टर्न रीजन भी एक तरह से इम्पैक्ट हो सकता है, जो कि हो ही रहा है करेंटली. यूएसए की बात करें, रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें साफ साफ जो बाइडन ने कहा है, नाउ इफ़ इज़राइल अटैक्स ईरान, अगर इज़राइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प. यानी कि ईरान को किसी भी प्रकार का अगर नुकसान इज़राइल पहुंचाएगा, दैट विल बी इज़राइल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अमेरिका इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प इज़राइल इन दैट. वाई? क्योंकि अभी तक तो आयरन क्लैड सपोर्ट की बात कर रहा था यूएसए कह रहा था कि हम एक आयरन क्लैड सपोर्ट देंगे इज़राइल को ईरान से डिफेंड करने में. ईरान ने कहा ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस सक्सेसफुल हो चुका है क्योंकि हमारा काम था स्ट्राइक करना और हमने स्ट्राइक कर लिया एंड वी आर फाइन विद इट. Now if Israel counters attack, that is going to be a concern, and this is going to be extremely kind of like a war like situation, जो कि already Israel हमास के साथ engaged है. एक और war like situation होगी. पर USA क्यों अचानक से बदल गया? देखो, USA में elections होने वाले हैं and USA right now जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है. जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि किसी भी प्रकार से जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से इलेक्शन हार जाए, कि वो दूर किसी कंट्री को वॉर में फंसा के
यहाँ आराम से अपनी इकोनॉमी चला रहा है। दैट इज़ वाई अभी यूएसए ने ऐसे कुछ बयान दिए हैं। अब ये देखिए, ये पर्टिकुलर मैप है जो आपको बताएगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ईरान, यहाँ पे है हमारा इज़राइल, ठीक। ईरान की जो एम्बेसी थी दमास्कस या दमिश्क सीरिया में थी, जिस पे इज़राइल ने अटैक किया। इज़राइल ने दमिश्क में क्यों अटैक किया, दमास्कस में क्यों अटैक किया एम्बेसी पे? क्योंकि इज़राइल कहता है कि विद द हेल्प ऑफ हिजबुल्ला एंड विद द हेल्प ऑफ हमास, ईरान कंटिन्यूसली इज़राइल के अगेंस्ट प्रॉक्सी वॉर छेड़ रहा था। और प्रॉक्सी वॉर एक तरह की वॉर होती है जिसमें एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट दो कंट्रीज़ के बीच में नहीं होता है, पर एक इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है। आप कुछ असेट्स को इस्तेमाल करके एक दूसरे से भिड़ा सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा इशू इसमें बताया था कि यहाँ पे इज़राइल ने इस वजह से हमला करवाया, किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। इज़राइल ने इस वजह से हमला कराया ईरान की एम्बेसी के ऊपर, बिकॉज प्रॉक्सी वॉर ईरान करवा रहा है हिजबुल्ला और हमास से। हमास तो गाज़ा स्ट्रिप से हमला कर रहे हैं और लेबनान से कर रहे हैं हमला हिजबुल्ला। इस वजह से इज़राइल ने इसका बदला लिया। अब फिर अगेन उसका बदला किसने लिया? ईरान ने लिया, डायरेक्ट इज़राइल पे हमला करके, विथ इट्स ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रहेंगी। करेक्टली अगर हम इस पूरी सिचुएशन को देखें तो इंडिया के लिए ईरान भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास चाबहार पोर्ट है। चाबहार पोर्ट के साथ साथ इंडिया के लिए इज़राइल भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इज़राइल हमारा फ्रेंड रहा है। इज़राइल 1962 की वॉर के साथ साथ 1999 करगिल वॉर में और करेंटली भी इंडिया की पॉलिसी सपोर्ट करता है टुवर्ड्स कश्मीर। दूसरी चीज़, इज़राइल भले ही 1950 में जब इंडिया ने देखा कि इज़राइल का फॉर्मुलेशन तो वैसे 1948 में हो चुका था, पर अगर इंडिया ने देखा कि 1950s तक बहुत सारी पॉलिसीज़ बदलने लगी, तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने भी अपनी पॉलिसी बदली और 1950s में रिकग्निशन दी कि हाँ, इज़राइल जैसी कोई एक कंट्री है। पहले इंडिया इज़राइल को रिकग्निशन नहीं दे रहा था, 1950 में दी। फिर 1992 में हमने यानी इंडिया ने इज़राइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स मेंटेन किए। तो यहाँ पे आपने देखा कि इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ कंट्री बाय द नेम ऑफ इज़राइल। आपको जान के यहाँ हैरानी होगी कि इनफैक्ट ईरान कॉन्टेक्स्ट में अगर देखोगे तो ईरान ऑल्सो डिड दैट। ईरान जो प्री 1979 का ईरान था, जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ तो ईरान पूरी तरह से बदल गया। प्री 1979 ईरान ने क्या किया था? इज़राइल को रिकग्निशन दे दी थी कि ये एक अलग देश है, और उसने ये 1948 में ही कर दिया था। भारत ने तो फिर भी अगर बात करें 1950 में किया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1992 में बनाए, पर एक टाइम था इज़राइल और ईरान के बीच में सब चंगा था, सब कुछ बढ़िया था। वो तो इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जो 1979 में हुआ, उसके बाद से चीज़ें बदली। 1979 से पहले ईरान पहलवी डायनेस्टी के अंदर हुआ करता था। ईरान बिफोर 1979 में यहाँ पे पहलवी डायनेस्टी हुआ करती थी। जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ 1979 में, तो यही पहलवी डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर दिया गया। और इस्लामिक रेवोल्यूशन जैसे ही हुआ, यूएसए के साथ जब ईरान के तब बहुत अच्छे रिलेशंस हुआ करते थे, 1979 से अमेरिका के साथ इसके कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है। अमेरिका इज़ नॉट हैविंग एनी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप with ईरान। इनफैक्ट 1979 के बाद से ही क्या हुआ? इज़राइल के साथ भी रिश्ते ख़राब होने लगे, क्योंकि पहले ईरान और इज़राइल दोनों अमेरिकन फ्रेंड्स हुआ करते थे। ये इन दोनों के रिश्ते अमेरिका के साथ अच्छे हुआ करते थे, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी थी। बट उसके बाद डिविजन्स होने लगे। आज का टाइम क्या है कि सऊदी अरेबिया का अमेरिका के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, पर ईरान के साथ उतना ख़ास रिलेशनशिप इसका नहीं है। उसके बाद अगर हम इज़राइल के बारे में बात करें, इज़राइल का जॉर्डन के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, लेबनान के साथ नहीं है, सीरिया के साथ नहीं है, इजिप्ट के साथ तो ठीक ठाक इसका रिलेशनशिप है। पर अगर हम देखें लॉन्ग रन में, तो ये सारी कंट्रीज़ अगर इज़राइल को
एक तरह से पकड़ के किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करना चाहें तो ये इजीली कर सकती हैं। ये इज़राइल को तब भी पता था क्योंकि इज़राइल का क्रिएशन 1948 में हुआ था। इस वजह से क्या है कि यहाँ पे जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो कंसिडर करती हैं कि इज़राइल एक्चुअली एक फेक कंट्री है, ज़बरदस्ती बनाया गया है, बट ये पहले पैलेस्टीन हुआ करता था। तो यहाँ पे इज़राइल और ईरान के रिलेशंस बहुत अच्छे हुआ करते थे प्री इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले। इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ बिछड़ गई। करेंटली सिचुएशन ऐसी है कि ईरान और इज़राइल दोनों ही अमेरिकन पर्सपेक्टिव से देखे जाते हैं। एक अमेरिका का फ्रेंड है, दूसरा अमेरिका का दुश्मन है। बहुत सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ खुद हैं जो ना तो ईरान के साथ हैं ना इज़राइल के साथ हैं। यहाँ पे मिडिल ईस्ट काफ़ी चेकर्ड हिस्ट्री से है। चेकर्ड यानी कि यहाँ पे किसी का एक नैरेटिव नहीं है, पूरा जो गल्फ़ बटा हुआ है, ऐसे देशों में कुछ ईरान के दोस्त हैं और कुछ इज़राइल के दोस्त हैं। तो ये आपको चीज़ जाननी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि इज़राइल एंड ईरान दोनों ही हम देखें तो फ़िलहाल अमेरिकन एंड वेस्ट पर्सपेक्टिव से देखे जाते हैं आज भी। पर यहाँ पे अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ईरान हमारे लिए चाबहार पोर्ट लेके आया है। चाबहार पोर्ट से हमें क्या मिलता है? सेंट्रल एशिया में एक्सेस मिलता है। इज़राइल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में हाइफा पोर्ट से ग्रीस का पोर्ट कनेक्ट होगा जो पायरियस पोर्ट है, और फिर हमको इवेंचुअली कहाँ पे जगह मिलेगी? यूरोपियन मार्केट में जगह मिलेगी। इसलिए ईरान और इज़राइल भारत के नज़रिए से दोनों ज़रूरी हैं। तो अगर हम प्री 1979 टाइज की बात करें, जब पहलवी डायनेस्टी हुआ करती थी तब की बात करें, तो 1948 में ऑपोजिशन जो अरब स्टेट्स, द ऑपोजिशन ऑफ अरब स्टेट्स टू इज़राइल लेड द फर्स्ट अरब इज़राइली वॉर। यानी कि बहुत सारे अरब स्टेट्स थे जो कहते थे कि इज़राइल ज़बरदस्ती बनाया गया है, इज़राइल का कोई एग्जिस्टेंशियल राइट नहीं है यहाँ पे कंट्री होने का, इसीलिए यहाँ पे इज़राइली अरब वॉर हुई थी। ईरान इस कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट नहीं था। जैसे इज़राइल ने जीता, इसने जूइश स्टेट, इज़राइल जूइश स्टेट है, यहूदियों से बना हुआ है, इसके साथ अपने रिलेशनशिप भी बना लिए। ये सेकंड मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री था जिसने टर्की या तुर्की के बाद ऐसा किया था। तो यहाँ पे एक गुट बन गया था जिसमें इज़राइल, ईरान और तुर्की हुआ करते थे। उसके बाद चीज़ें बदलने लगी। इज़राइल ने क्या कहा कि उसने सोचा कि अरब्स जो होते हैं इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हमारा आगे ना हो, इसलिए कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनको हमें स्ट्रेंथन करके रखना पड़ेगा, जिसमें ये पेरीफेरी डॉक्ट्रिन कहलाता था। ये पहले प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियों के टाइम पे आया था, पेरीफेरी डॉक्ट्रिन। पेरीफेरी डॉक्ट्रिन में ईरान के साथ साथ तुर्की भी शामिल था। तो ईरान के साथ ये अच्छे रिलेशनशिप रख रहा था और तुर्की के साथ रख रहा था, क्योंकि जो बाकी अरब स्टेट्स थे वो इज़राइल के खिलाफ थे। तो एक काउंटर बैलेंस इज़राइल को चाहिए था। इस वजह से ये दोनों कंट्री स्पेसिफिकली क्या करती थी? ये दोनों कंट्री स्पेसिफिकली पेरीफेरी डॉक्ट्रिन में आती थी। 1979 का रेवोल्यूशन हुआ, इस्लामिक रेवोल्यूशन आया। तो इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने यूएसए को ग्रेट सेटन कहा और इज़राइल को लिटिल सेटन कहा, मतलब दोनों ही शैतान हैं। इस तरह से रीब्रांडिंग हुई यूएसए और इज़राइल, जो पहले बहुत ज़्यादा पहलवी डायनेस्टी के करीब थे। पहलवी डायनेस्टी का ओवरथ्रो जैसे ही हुआ, पेरीफेरी डॉक्ट्रिन बेकार हो गया और यहाँ पे ईरान ने एक नया वॉर फ्रंट खोल लिया। उसके बाद यहाँ एक रिज़ल्ट आया कि ये जो दो कंट्रीज़ थी, ईरान और इराक, इनका सिचुएशन वर्सन होता चला गया, ख़राब होता चला गया। वैसे तो इज़राइल और ईरान ने कभी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखाया है, पर इज़राइल ने बहुत बार ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला किया है, ताकि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ऐसा समझा जा रहा था कि इज़राइल क्या कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, वो वेपन्स ग्रेड यूरेनियम बना रहा है। तो यूरेनियम ना बनाए ईरान, या कोई ऐसा वेपन ना क्रिएट करे जो न्यूक्लियर वेपन हो और इवेंचुअली वो हर्ट करे ईरान को, इज़राइल को, सारी कंट्रीज़ जो वहाँ पे हैं। इसलिए न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बहुत बार अटैक भी करवाया इज़राइल ने। ठीक है, तो अब ये सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि फाइनली
वॉर लाइक सिचुएशन आज हमारे सामने खड़ी हुई है, बट इवेंचुअली इट विल बी ऑफ कोर्स सेड, इट हैज़ बीन सेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। व्हेन वाज इज़राइल ओरिजिनली क्रिएटेड? 42, 1944, 1946, 1948। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है। कल एक और एनालिटिकल टॉपिक के साथ हम आएंगे। धन्यवाद।